मेरा नाम सुनीता है और मैं उन बदनसीब बच्चों में से हूँ जिनके माता पिता उन्हें बचपन में ही छोड़कर दुनिया से चले जाते हैं। माता पिता के गुजरने के बाद मैं अपने चाचा चाची के साथ रहने लगी। चाची मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन चाचा मेरा बहुत ख्याल रखते थे और इसी बात पर चाचा चाची दोनों में आए दिन झगड़ा होता रहता। चाचा मुझे बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह ही समझते थे। जो चीज़ वह उनके लिए लेकर आते वही चीज़ मेरे लिए भी लेकर आते, लेकिन चाची वह चीज़ मुझसे छीनकर अपनी बेटियों को दे दिया करती थी। वक्त गुजरता गया और चाचा वक्त के साथ बीमार रहने लगे और एक दिन अचानक से उनकी मौत हो गई और फिर मैं अकेली रह गई। चाचा की मौत के बाद चाची ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। जो थोड़ा बहुत चाचा की वजह से वह कुछ नहीं कह पाती थी, अब उन्होंने उसका बदला लेना शुरू कर दिया। घर के सभी नौकरों को हटाकर उन्होंने घर का सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी और 18 साल की लड़की पूरा घर संभालने लगी। जैसा जैसा चाची कहती मैं वैसा ही करती, उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलती, क्योंकि उन्हें मेरी बातें सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह बस यही चाहती थी कि मैं हमेशा अपना मुंह बंद रखूं और चुपचाप घर का हर एक काम करती रहूं और घर के बाहर किसी से भी इसके बारे में ना कहूं। इसलिए वह मुझे कभी भी घर से बाहर नहीं जाने देती थी। चाचा का एक बेटा था जिसका नाम हिमांशु था। हिमांशु 20 साल का था और न जाने उसका दिल मुझ पर कब आ गया, पता ही नहीं चला। वह मन ही मन मुझे पसंद करने लगा था और चाची को यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि जिस लड़की से वह बचपन से नफरत करती आ रही थी वही उनके घर की बहू बन जाए। अपने बेटे के शादी के लिए चाची के बहुत अरमान थे। वह अपने बेटे के लिए एक पढ़ी लिखी, खूबसूरत और एक अमीर खानदान की लड़की से शादी कराना चाहती थी और मैं तो गरीब लड़की थी जिसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उन्हें मुझसे शादी करने पर दहेज में कुछ भी नहीं मिलता। वह यह बात बहुत अच्छी तरह से जानती थी। हाँ, लेकिन मैं बहुत खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि खुद को शीशे में देखती तो हैरान होती, क्या सच में मैं यही हूँ? यह चेहरा क्या मेरा ही है? यह आंखें, यह होठ, ये काले घने बाल, क्या सच में मैं इतनी खूबसूरत हूँ? और यही खूबी मेरे अंदर थी जिसकी वजह से कोई भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाता। चाचा का बेटा हिमांशु मेरा दीवाना बन गया था। उसने अपने दिल की बात चाची को भी बता दी और कहा कि अगर वह शादी करेगा तो सिर्फ मुझसे, वरना वह अपनी जान दे देगा। मैं हर वक्त डरी डरी रहती थी कि कहीं हिमांशु को कुछ हो गया तो चाची सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगा देंगी और फिर मैं तो बिन माँ बाप की बच्ची थी तो मेरा क्या होगा। मैं हर समय भगवान से प्रार्थना करती कि जल्दी से मेरी शादी हो जाए और मैं इस नर्क से निकलूं, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर हिमांशु से शादी नहीं करना चाहती थी। मैं इस घर से बहुत दूर चली जाना चाहती थी। पहले तो चाची ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया, लेकिन जब हिमांशु अपनी जिद पर अड़ा रहा तब चाची ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और उसे एक शर्त रखी कि पहले वह अपनी पढ़ाई पूरी करेगा और उसकी पढ़ाई पूरी करने के लिए उसे उन्होंने विदेश भेज दिया। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और 2 साल पूरे हो गए। कुछ ही महीनों के बाद हिमांशु अपनी पढ़ाई पूरी करके घर वापस आने ही वाला था कि उससे पहले ही मेरे लिए एक रिश्ता आ गया। चाची ने रिश्ते के लिए फौरन हाँ कर दी और आने वाले अगले 2 दिन में मेरी शादी तय हो गई। दिल ही दिल में मैं सपनों की दुनिया सजाए बैठी थी। बहुत खुश थी मैं कि इस नर्क से चली जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। शादी का दिन आ गया। मेरे ससुराल वाले मेरे लिए एक से एक कीमती कपड़े और जेवरात लेकर आए। मोहल्ले की सभी औरतें बातें बना रहे थे, देखो तो सही इस अनाथ का कितना अच्छा नसीब है। सारा सामान देखकर मैं भी बहुत खुश हुई कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। शादी पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई और विदा होकर मैं अपने ससुराल पहुंची। इतना बड़ा घर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। मेरा कमरा फूलों से सजाया गया, लेकिन शादी की पहले ही रात मेरी सारी खुशियाँ मेरे गम में बदल गई जब मुझे अपने पति के बारे में ऐसा राज पता चला जिसे सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मैं दुल्हन बनी घूंघट लिए फूलों के सेज पर अपने दूल्हे यानी प्रीतम का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर में प्रीतम कमरे में आए। मेरा चेहरा घूंघट में था और वह मेरे करीब आकर बैठ गए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अचानक बहुत घबराहट होने लगी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। तभी उन्होंने मुझसे सवाल किया कि मैं देखने में कैसी हूँ। यह सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई और मैंने उनसे कहा कि आप खुद ही घूंघट उठाकर देख लीजिए कि मैं कैसी दिखती हूँ। मेरी इस बात पर वह जोर जोर से हंसने लगे। मुझे उनके इस तरह से हंसने पर बहुत अजीब लगा। मैं सोचने लगी कि वह हंस क्यों रहे थे और क्यों मेरा घूंघट उठाकर नहीं देख रहे थे। मैंने खुद ही अपना घूंघट उठाकर उन्हें देखा तो वह सामने देख रहे थे, मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे। तो मेरा दिल डूब गया।
मैंने उनसे कहा कि आप मुझसे नाराज़ हैं क्या? आप इस शादी से खुश नहीं हैं जो मुझे देख ही नहीं रहे? तो ये सुनकर वह फिर से हंसने लग गए। मुझे उनका यह रवैया बहुत अजीब लगा। मुझे तो यह समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हालांकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि वह किसी और को पसंद करते हों और घर वालों की ज़बरदस्ती से उन्होंने मुझसे शादी कर ली, इसलिए वह बार बार हंस रहे हैं। मैंने उनसे सवाल किया कि क्या आप किसी और को पसंद करते थे? तो वह फिर से हंसने लगे। अब तो मेरा दिमाग खराब होने लगा कि यह क्या तरीका है। आखिर कौन अपनी दुल्हन से बात करने की जगह हंसता है? अगर मैं उन्हें पसंद नहीं थी तो पहले ही बोल देते, लेकिन अब हमारी सुहागरात पर यह हरकत यह तो कोई भी गवारा नहीं कर सकता। मेरा दिल तो जैसे किसी गहरे कुएं में जा गिरा था। मेरी पूरी कोशिश यह थी कि वह एक बार मेरा चेहरा देख ले तो यकीन है कि उस लड़की को भूल जाएंगे जिससे कि वह मोहब्बत करते थे, या फिर कोई भी बात थी तो मेरा चेहरा देखने के बाद सब भूल जाएंगे, क्योंकि मैं थी ही इतनी खूबसूरत। मगर वह मेरे सामने ड्रेसिंग टेबल की तरफ देख रहे थे। मेरी तरफ नज़र उठाकर देखना तो उन्होंने गवारा तक नहीं किया। मैं तो यही सोचकर आई थी कि अपने पति और अपने ससुराल की इतनी सेवा करूंगी कि मुझे वापस अपने चाची के पास जाना ही न पड़े। तभी वह बोले कि क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि मैं देख नहीं सकता? यह सुनकर मुझे लगा कि शायद वह मजाक कर रहे हैं। मैं हैरत से उनको देखने लगी। फिर मैंने कहा कि प्रीतम, ये मजाक का वक्त नहीं है। मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आपसे जुड़े हुए इस मजाक को तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने एक अच्छी पत्नी की तरह उनसे यह बात कही तो यह सुनकर वह फिर से हंसने लगे। फिर बोले कि सुनीता, यह दुनिया बहुत बेवफा है। अगर इंसान के अंदर कोई अच्छाई हो तो दुनिया उससे मोहब्बत करती है, लेकिन अगर उसी इंसान के अंदर कोई कमी हो तो दुनिया उसके साथ बहुत ही बुरा रवैया करती है। इस वक्त तुम मेरी मोहब्बत की दावेदारी कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारी मोहब्बत के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक अंधा शख्स हूँ। मैंने सबसे सुन रखा है कि तुम बहुत हसीन हो, लेकिन अफसोस मैं तुम्हारे हुस्न को देख ही नहीं सकता। प्रीतम बोलते जा रहे थे, लेकिन मुझे अभी भी महसूस हो रहा था कि शायद वो मजाक कर रहे हैं और मुझे उनके इस तरह मजाक करने पर बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे एहसास हो गया कि यह मजाक नहीं था, यह एक बहुत ही खतरनाक हकीकत थी और मैं अपनी आंखों से अपने पति को देख रही थी। मेरे सपनों का महल एक ही मिनट में ज़मीन पर आकर धड़ाम से गिर गया। मैं क्या सोचकर यहाँ आई थी और जिस इंसान के भरोसे आई थी वह इंसान तो खुद ऐसा है कि उसे किसी और का सहारा चाहिए। वह मुझे सहारा कैसे देगा? मेरे साथ धोखा हुआ था, बहुत बड़ा धोखा, और यह धोखा मेरी चाची और मेरे ससुराल वालों ने मिलकर मेरे साथ किया था। मेरा यह सोच सोचकर गुस्से से बुरा हाल हो गया। मैं एकदम से खड़ी हो गई और कहने लगी कि आप लोगों को शर्म नहीं आई एक गरीब बिन माँ बाप की बच्ची के साथ इतना बड़ा धोखा करते हुए? मैंने उनसे कहा तो प्रीतम कहने लगे, हमने तुम्हारी चाची को सब कुछ बता दिया था कि मैं देख नहीं सकता हूँ, और उन्होंने तुम्हें नहीं बताया तो इसमें हमारा क्या कसूर? तुम्हारे साथ धोखा हमने नहीं बल्कि तुम्हारी खुद की सगी चाची ने किया है। उन्होंने हमसे यह कहा था कि उन्होंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है और तुम इस बात पर राजी हो। प्रीतम ने कहा तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मैं राजी हूँ? क्या मैं राजी हो सकती हूँ एक ऐसे इंसान से शादी करने पर जो देख नहीं सकता? भगवान, मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो अपनी तमाम कश्तियाँ जलाकर यहाँ आई थी और अब मेरे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। मैं तो यहाँ यह सोचकर आई थी कि अब अपनी चाची के घर कभी दोबारा पलट कर नहीं जाऊँगी। और यह कहकर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। प्रीतम चुपचाप अपने बिस्तर पर आकर सो गए। इसके बाद उन्होंने मुझसे कोई भी बात नहीं की और जल्दी ही नींद की देवी उन पर मेहरबान हुई और वह सोते चले गए और मैं हैरान और परेशान जागती रही। रात के न जाने कौन से पहर मेरी आंख लग गई कि मुझे पता ही नहीं चला। मेरी आंख खुली तो प्रीतम सो रहे थे। मेरे जागने की आवाज़ से वह भी जाग गए। उन्होंने सहारा तलाश किया, लेकिन मैं इतने गुस्से में थी कि मैंने उन्हें सहारा देना भी ज़रूरी नहीं समझा कि मुझसे पहले भी तो अपना काम खुद ही करते होंगे। यह कमरा उनका था। अंदाजे के मुताबिक वॉशरूम चले गए, फिर थोड़ी देर बाद बाहर निकले। मैंने उनसे कोई बात नहीं की। उन्होंने मुझे पुकारा कि सुनीता, क्या तुम यहाँ हो? मैं कमरे में ही थी, लेकिन मैं खामोश थी। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मेरा दिल इतना ख़राब हो चुका था जिसकी कोई हद ही नहीं थी। मैं 20 साल की खूबसूरत जवान लड़की थी और उस पर जुल्म यह हुआ कि मेरा पति अंधा निकला, जो मेरी खूबसूरती को ना तो देख सकता था, ना ही मेरी खूबसूरती की तारीफ़ कर सकता था। अपनी जवानी बेकार होने का दर्द सिर्फ मैं ही जान सकती थी। मुझे तकलीफ़ हो रही थी और मेरी तकलीफ़ कोई दूसरा जान ही नहीं सकता था। दिन ऐसे ही गुजरते गए।
मेरा ससुराल में दिल नहीं लगता, और लगता भी तो कैसे, क्योंकि जिसके भरोसे मैं आई थी वह तो किसी काम का ही नहीं था। मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम्हारी चाची को हमने सारी हकीकत बताई थी, और उन्होंने कहा था कि तुम राजी हो क्योंकि तुम इंसानी हमदर्दी के खातिर प्रीतम से शादी करना चाहती हो, और अब मुझे तुमसे एक पोता चाहिए। मुझे नहीं पता, तुम मुझे हर हाल में पोता दो। अपनी सास से बात करने के बाद मुझे एहसास हो गया था कि मेरे ससुराल वालों की इसमें कोई गलती नहीं थी। उन्होंने मेरी चाची को अंधेरे में नहीं रखा था, लेकिन मेरी चाची ने मुझे धोखा दिया और मेरे साथ जुल्म किया। लेकिन मैंने अपनी सास से कहा, तो क्या ज़रूरी थी आपको अपने बेटे की शादी करने की, जिस पर वह बेचारी रोना शुरू कर दी और कहने लगी, मेरे बेटे को अंधा तो ना कहो। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि अंधे को अंधा ना कहूँ तो क्या कहूँ। मैं ऐसे ही पत्थर दिल पहले तो नहीं थी, लेकिन मेरे साथ जो हालात गुजरे उन्होंने मुझे ऐसा पत्थर दिल बना दिया। बचपन से लेकर अब तक तो चाची के रवैयों ने मुझे चोट पहुंचाई, और इसके बाद अब शादी हुई तो शादी के बाद इस धोखे ने मुझे पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। दूसरों के एहसास की मुझे कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि खुद मेरा अपना दिल चकनाचूर हो चुका था। मैं बुरी तरीके से टूट गई थी और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की दिल लगाने की, लेकिन मेरा दिल नहीं लगता। मैं चाहती थी कि मेरी खूबसूरती की कोई तारीफ़ करे, जो मेरा हक भी था, और अब मैं हर वक्त रोती रहती थी। प्रीतम बंद कमरे में मेरी सिसकियां सुनते थे, मुझे चुप कराने की कोशिश करते थे, लेकिन मुझे उनका वजूद अपने साथ बर्दाश्त नहीं होता था। न जाने मुझे क्या हो गया था, मेरी पूरी सोच ही नकारात्मक हो गई थी। फिर एक दिन प्रीतम ने सुबह सुबह मुझसे कहा कि वह शहर से दूर किसी काम से जा रहे हैं, वापसी पर उन्हें थोड़ी देर हो जाएगी। अक्सर वह बाहर जाते वक्त ड्राइवर को अपने साथ ले जाते और उसी के साथ घर वापस आते थे। अब जब वह चले गए तो मैंने सुकून का सांस लिया। मैं काम वगैरह तो कुछ भी नहीं करती थी, हर वक्त गुस्से में ही रहती थी, क्योंकि वैसे भी सारा काम नौकर नौकरानी ही करते थे। यहाँ पर हर सहूलत थी, बस कमी थी तो सिर्फ इस बात की कि कोई मेरी खूबसूरती को देखने वाला नहीं था। इसी तरह से मैं सो गई और आधी रात को मुझे प्यास लगने की वजह से मेरी आँख खुल गई। मैं पानी पीने के लिए किचन तक गई और फ्रिज से पानी निकालकर पीने लगी कि अचानक मेरे पीछे से किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया ताकि मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल सके, और मेरे कानों पर फुसफुसाया कि तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने जब से तुम्हारा हसीन चेहरा देखा है तब से मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। आज तुम्हारा पति घर पर नहीं है, हालांकि वह अंधा है और देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं उसके सामने घर पर नहीं आना चाहता था, और इसलिए आज आया हूँ कि तुमसे खुलकर अपने प्यार का इजहार कर सकूँ। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे पड़ोस में रहता हूँ और रोज़ाना अपने कमरे की खिड़की से तुम्हारा दीदार करता हूँ। मुझे बहुत अफसोस है कि तुम जैसे हसीन और खूबसूरत लड़की की शादी एक ऐसे इंसान से हो गई जो तुम्हारी जवान खूबसूरती को देख ही नहीं सकता। मैंने आंखें घुमाकर देखा तो उसने नकाब पहना हुआ था। उसकी आंखें दिख रही थी और मैं किस्मत और हालात की मारी हुई लड़की थी, और जब किसी और के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बजाय उसके कि मैं उसकी बातों पर गुस्सा करती। मुझे उसकी बातें बहुत अच्छी लगी और मैं ऐसी बातों को सुनना भी चाहती थी जो मेरी खूबसूरती को सराहे। मैंने उससे इशारों में कहा कि मुझे बोलने तो दो। उसने मेरे मुंह से हाथ हटा लिया। मैंने पूछा कि तुम कौन हो? वो कहने लगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और रोज़ाना तुम्हें देखता हूँ। मैंने उससे कहा, यहाँ से चले जाओ, मेरे पति किसी भी वक्त आ सकते हैं। तो उसने कहा कि मुझे तुम्हारे पति की पूरी खबर है, वह कल सुबह ही आएगा। लेकिन मुझे अपनी सास का भी डर था, इसलिए किसी न किसी तरह से मैंने उसे वहाँ से भगा दिया। लेकिन अब जब भी प्रीतम काम से कहीं बाहर जाते तो वह नकाबपोश घर पर आ जाता। न जाने उसने कौन सा चोर रास्ता बना लिया था। पहले वह किचन में आ जाता था और अब मेरे कमरे की खिड़की फलान करके मेरे कमरे में ही आ जाता था, और हम दोनों सारी सारी रात बातें करते रहते थे। वह मेरी खूबसूरती की बहुत तारीफ़ करता रहता और मैं सुनती रहती और मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन वह हमेशा नकाब लगाए रखता था। मैंने उससे कई बार कहा कि नकाब हटाकर मुझे अपना चेहरा तो दिखाओ, लेकिन उसने कहा कि वक्त आने पर दिखाऊंगा। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी। आंखों को देखकर लगता था कि वह खुद भी एक हैंडसम लड़का होगा, और उसकी आंखों से ज़्यादा तो उसकी बातें बहुत ही खूबसूरत थी। यहाँ तक कि मुझे उसकी मोहब्बत भरी बातों की आदत हो गई थी। वह सारा सारा दिन फ़ोन करके मुझसे मोहब्बत भरी बातें करता था। मेरी ज़िंदगी में जिस चीज़ की कमी थी वो मुझे मिल रही थी, लेकिन एक अनजान शख्स से, जो कि मेरा अपना था ही नहीं, और जो मेरा अपना था वह मेरी तारीफ़ करने से मजबूर था।
काफ़ी वक्त तक यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। वह प्रीतम की गैर मौजूदगी में घर पर आता था और हम दोनों बैठकर घंटों घंटों बातें करते, लेकिन कभी भी उसने कुछ गलत हरकत नहीं की। मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ गया था। मुझे यह डर भी नहीं लगता था कि कोई अनजान आदमी मेरे कमरे तक आ जाता है, किसी दिन वह कुछ मेरे साथ गलत ना कर बैठे। आखिर किसी अनजान आदमी पर इस कदर भरोसा करना कितनी गलत बात है। मेरा पति तो सिर्फ आंखों से अंधा था, लेकिन मेरी आत्मा से लेकर दिल दोनों अंधे हो गए थे। मैं क्या कर रही थी मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। मैं कितनी गलत कर रही थी मुझे एहसास नहीं था, लेकिन मैं यह सब क्यों कर रही थी मैंने खुद कभी ये सवाल ही नहीं किया। एक रात हम बातें कर रहे थे कि प्रीतम की कॉल आई। वह बस घर आने ही वाला था। यह सुनकर तो मैं हैरान हो गई कि अचानक कैसे आ गया। मैंने उससे कहा कि वह कहीं छुप जाए, क्योंकि प्रीतम की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी है और वह कभी भी अंदर कमरे तक आ सकता है। उसने कहा कि मुझे छुपने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारा पति तो देख ही नहीं सकता। यह सोचकर मुझे भी हंसी आ गई। मैंने कहा कि हाँ, बात तो सही कह रहे हो। फिर उसने कहा कि छोड़ो, मैं जा ही रहा हूँ, और वह चला गया। थोड़ी देर बाद प्रीतम भी अंदर आ गए। मैंने कोई बात नहीं की। उन्होंने आकर लाइट बंद कर दी। उसके बाद मैं अपने बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन मुझे कुछ देर बाद एहसास हुआ कि प्रीतम सोए नहीं हैं बल्कि बैठे हुए हैं। फिर अचानक से वह बोल पड़े, सुनीता, तुम्हें मालूम है कि मेरे पिताजी भी अंधे थे और मेरी माँ बेहद हसीन थी। खानदान वालों के दबाव में आकर मेरी माँ ने मेरे पिताजी से शादी कर ली, लेकिन उनके अंदर एक वीरानी भी हमेशा से ही थी, और रहे क्यों ना, अपनी ज़िंदगी एक अंधे इंसान के साथ गुजारनी पड़ रही थी। मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ने अपना दिल मुझ में लगा लिया, लेकिन फिर भी उनका दिल मुझसे भी उठ गया और फिर उन्होंने अपना दिल कहीं और लगा लिया। जब पिताजी घर पर नहीं होते थे तब एक अनजान आदमी मेरे घर पर आता था और मेरी माँ उससे बातें करती रहती थी और मैं सारी बातें सुनता रहता था, मगर मैंने कभी कुछ नहीं कहा। जैसे ही प्रीतम ने यह बात बताई मेरी तो जान ही निकल गई। मुझे लगा कि यह तो मेरी ही कहानी है जो मुझे सुनाई जा रही थी, यानी कि मेरी सास के साथ भी यही जुल्म हुआ था और मेरी सास ने मेरे साथ भी वही जुल्म दोहराया। न जाने क्यों मुझे एहसास हुआ कि मेरी सास ने अपनी नाकामी का बदला मुझसे ले लिया। प्रीतम ने फिर से बोलना शुरू किया तो मैं उसकी बातें सुनने लगी। वो कहने लगी कि मुझे किसी किस्म का डर नहीं था। मेरा बचपन पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, यहाँ तक कि मेरा लड़कपन और फिर मेरी जवानी आ गई, लेकिन वह आदमी न जाने कहाँ चला गया था। फिर मैं और मेरी माँ थी और बस मेरा माँ ने दूसरा बच्चा पैदा करने की तकलीफ भी नहीं उठाई और इसी बीच मेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए। सारी ज़िंदगी मेरे पिताजी को यह पता ही नहीं चल सका कि उनके पीछे घर में कोई और आता था और उनकी पत्नी से बातें करता था। फिर मेरी माँ इतनी ढीठ बन गई थी कि उन्हें मेरे पिताजी के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वह आदमी मेरे पिताजी के सामने भी घर पर आता था। अब क्योंकि पिताजी अंधे थे तो वह देख नहीं सकते थे, इसलिए मेरी माँ फ़ौरन उसे दूसरे कमरे में ले जाती और उनकी बातों की आवाज़ में दूर बैठा सुनता रहता। उस दौरान मुझे यह भी पता चल गया था कि वह मेरी माँ का कोई दूर का कज़न था जो उनसे बहुत प्यार करता था और मुझे अपने पिताजी के लिए दुख होता था। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। तुम जानती हो, मैं पैदाशी अंधा नहीं था। मैं बचपन में देख सकता था और मैं अपनी आंखों से अपनी माँ की सारी हरकत सुनता और देखता रहता था। आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखों की रोशनी जाती रही, क्योंकि अंधापन मेरे बाप की विरासत थी। मैं लड़कपन को पहुंचा तो बिल्कुल अंधा हो चुका था और मुझे इस बात की खुशी भी थी कि अब मुझे अपनी माँ की कोई भी हरकत नहीं देखना पड़ेगा। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे यह सब नहीं करना चाहिए। मैं क्यों किसी और की वजह से अपनी ज़िंदगी में अंधेरा लेकर आऊं और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करूं। इसके बाद मैंने अपना इलाज शुरू किया। और सुनीता, शादी की रात जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा तो तुम्हारे हुस्न को देखकर मैं हैरान हो गया। यह कहते कहते प्रीतम खामोश हो गया और उसकी यह बात मेरे दिमाग पर धमाके की तरह असर कर गई कि वो तो अंधे थे, उन्होंने आखिर मुझे देखा कैसे। मैं एक झटके से उठकर बैठी और अंधेरे में उनके साये को देखती रही। आपने मुझे देख लिया? आप तो मुझे देख ही नहीं सकते थे क्योंकि आप तो अंधे थे ना। मुझे लगा कि शायद वह भी मजाक कर रहे होंगे। तब प्रीतम ने आगे कहा कि मैंने लड़कपन के बाद ही अपनी आँखों का इलाज शुरू कर दिया था। मेरे साथ ज़्यादा मसला नहीं था। थोड़े से इलाज में ही और एक ऑपरेशन के बाद मेरी आँखों की रोशनी वापस आ गई थी और मैं सब कुछ देख सकता था। उसी दौरान मेरी माँ ने शादी की बात की और यह फैसला कर दिया कि मेरी शादी तुमसे हो जाए। और क्योंकि घर में किसी को पता नहीं था कि मेरी आँखों की रोशनी वापस आ गई है, इसलिए उन्होंने लड़की का फ़ोटो दिखाना भी मुझे गवारा नहीं किया और मैंने फ़ोटो देखने की कोशिश भी नहीं की,
क्योंकि मैं तो अपनी माँ से पहले से ही नाराज़ रहता था। जब हमारी शादी हुई तो मैं देख सकता था और मैंने तुम्हें देखा था, लेकिन मैं यह देखना चाहता था कि तुम किस तरह की पत्नी साबित होती हो। मेरे अंधेपन का सुनकर मेरा साथ देती हो या फिर मेरे पीठ पीछे मुझसे बेवफाई करती हो। लेकिन मुझे तुम्हारा रवैया देखकर बहुत अफसोस हुआ और मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लिया। तुम्हारे सामने अंधे बनकर ड्रामा मैंने सिर्फ 1 महीना किया और 1 ही महीने में तुमने मुझे छोड़कर अपना एक आशिक बना लिया। प्रीतम की बात सुनकर तो जैसे मेरे सिर पर आसमान गिर गया, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। सुनीता, वह नकाबपोश कोई और नहीं मैं ही था। उनकी बात सुनकर तो मुझ पर बेहोशी आने लगी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अपनी किस्मत पर कैसे मातम करूं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैंने हिम्मत करके प्रीतम से सवाल किया। प्रीतम ने उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी और वो नकाब दराज से निकालकर और अपने चेहरे पर लगा लिया तो मैंने देखा कि वो वही आदमी है जो मुझसे मिलने रोज आता था। मैं अपने पति की नफ़रत से इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई थी कि मैंने कभी उनकी तरफ गौर ही नहीं किया था, यहाँ तक कि उनकी आंखें भी पहचान नहीं सकी। तभी प्रीतम कहने लगे कि सुनीता, अगर मैं शादी के बाद किसी हादसे में अंधा हो जाता, क्या तुम तब भी किसी और से कांटेक्ट कर लेती? प्रीतम के इस सवाल ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। मुझे तो बस ऐसा लग रहा था कि बस ज़मीन फट जाए और मैं उसके अंदर समा जाऊं। मुझे उस नकाबपोश से प्यार हो गया था और फिर वह मेरा पति ही था। और जब मैं आखिर जाऊं तो जाऊं कहाँ? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। तभी प्रीतम ने कहा, सुनीता, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। मैं दरअसल हालात का मारा हुआ इंसान था जिसने अपनी माँ की बेवफाई देखी थी और मैं उसकी सज़ा एक मासूम लड़की को देना चाह रहा था। उसे आजमा कर देखना चाह रहा था। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कितना गलत किया। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे किरदार को जान गया हूँ कि तुमने एक अजनबी से सिर्फ बातें की। अगर तुम चाहती तो तन्हाई में बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन फिर भी तुमने अपनी हदों का ध्यान रखा और मुझे एहसास हो गया है कि तुम्हें सिर्फ मोहब्बत भरी बातों की ज़रूरत थी जो कि मैं तुम्हें किसी वजह से दे नहीं सका। तुम्हारे अंदर कोई भी बुराई नहीं थी, बल्कि तुम्हारे अंदर एक एहसास, एक कमतरी था। सुनीता, मैं तुम्हें क्या माफ़ करूँगा? बल्कि मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ कि तुम मुझे माफ़ करो। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं तुमसे माफ़ी मांग सकूँ, क्योंकि गलत मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुमने मेरे साथ नहीं किया। मैंने तुम्हें बेवजह झमेले में डाला और तुम्हारा इम्तिहान लिया जिसकी तुम कतई हकदार नहीं थी। प्रीतम ने कहा तो मैं रोते हुए उनके गले से लिपट गई और मैंने उनसे कहा कि मैंने आपको माफ़ कर दिया और वह भी मुझे माफ़ कर दे। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।